5.16 ईपीएस हुआ है। इतना गजब की रैली, और जैसे मनीष जी कह रहे इतने बड़े साइज पे ये ग्रो करना अनबिलीवेबल है। इसलिए हम लोग सुबह से बहुत थ्रिल्ड थे कि ये एनवीडिया ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला के रख दिया कि दोस्त अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। जसप्रीत सर, डर लग रहा है आपको या आपको और कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं यार हम अकेले नहीं, तो पूरी दुनिया में चल रहा है और ये चलता रहेगा भी? डर तो नहीं लग रहा है, आई वुड से एक्साइटमेंट ज्यादा है, बिकॉज अब ये काइंड ऑफ ग्लोबल एक्साइटमेंट बन गया है। जैसे आपने बताया, एंड ऑल द एक्सपर्ट्स ने भी अपना पूरा डिटेल एनालिसिस भी किया। बट मुझे भी एकदम साथ में व्हाट आई रिमेम्बर इज कि जो इंडिया में भी हो रहा है वैल्यू और ग्रोथ का मिक्स, वही ग्लोबली भी देखने को जा रहा है। तो इस समय जो बेस्ट टू परफॉर्मिंग मार्केट्स ग्लोबली हैं, नैस्डैक एंड 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 द जापानीज इंडेक्स, एक को आप ग्रोथ बोल सकते हैं, एक को आप वैल्यू पिक बोल सकते हैं, बिकॉज एज यू राइटली सेड, चौथे साल बाद उन्होंने इट्स कम बैक टू दैट लेवल। तो ग्रोथ और वैल्यू दोनों ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में प्ले आउट हो रहा है एट द सेम टाइम, जो थोड़ा मतलब कम देखने को मिलता है, राइट? नॉर्मली नॉर्मली वन सेट ऑफ ट्रेंड इज वेरी वेरी मोर विजिबल, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज थोड़ा काम आसान हो जाता है, बिकॉज यू नॉट नेसेसरली थिंक कि आप सिर्फ ग्रोथ में ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इंक्रीमेंटली वहां मुश्किल होता है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव बोथ द बास्केट्स टू चूज फ्रॉम। सो इन दैट सेंस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया का भी शेयर हर मामले में ग्लोबली बढ़ रहा है, तो वी आर गेटिंग आवर फेयर शेयर ऑफ से एंड फ्लोज ग्लोबली, तो वो भी देख के बहुत अच्छा। So overall, I think I'm very very positive basis whatever is happening globally, और उसका जो implication इंडिया। तो जसप्रीत जी, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको कि जो रैली हो रही है Yes, जस्टिफाइड है? exactly. तो मेरा मेरा इसमें क्या मानना है कि there are the critics which says कि लास्ट 10 ईयर से देखें तो हम प्रीमियम पे चल रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, इसलिए थोड़ा थोड़ा they get scared, and थोड़ा वो मैसेज भी वैसे निकल के आता है and it's mostly with the foreign brokerage houses, because that's the way they would typically tend to picture it. But my take on that is कि सर 10 साल पहले जो इंडिया का मकाम था, we were 9th largest, today we are 5th largest। तो हम 1.8 ट्रिलियन डॉलर थे, आज हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, राइट? आज 7% पे ग्रो कर रहे हैं, तब 4.5% पे ग्रो कर रहे थे। तब हमारा जो जो गवर्नमेंट का स्टेटस था, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग लेवल पे था। आज हम अलग लेवल पे। इन द लास्ट 10 years we've had a stable government, and God willing we'll have another round। सो एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए इन द लास्ट 10 years। सो इसलिए जस्ट एक एवरेज लेना एंड उसके साथ कंपेयर करना मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, एंड द काइंड ऑफ फ्लोज जो हम मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग एसआईपी फ्लोज, वो मतलब एक नया एवरेज बनेगा, वो अभी भूल जाना पड़ेगा हमें पिछले 10 साल का एवरेज। So that's, I think, broadly the sense I'm getting, by looking at that view। ओके, पंकज जी, किस लेंस से आजकल आप देख रहे हैं मार्केट को कि लिक्विडिटी बन रैली है? ये सब लोग, इन लोगों ने अभी वो दिन देखे नहीं जब बहुत तेज़ गिरावट आती है। एक एनालिसिस ऐसा भी होता है लोगों का। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको एकदम नए तरीके से आप देखिए, चीज़ें बदल रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो नीरज जी, मार्केट में हमने कई बार देखा है अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस में, मार्केट में वही नैरेटिव बिल्ड हो जाता है जिस तरह की मार्केट में चाल होती है, एंड वी हैव सीन इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। बट अगर हम आजकल की मार्केट को एक थोड़ा सा रैशनल तरीके से जाने, तो मेरे को लगता है इसमें कोविड का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक इट्स अ मल्टीपल ऑफ, आई वुड से, जैसे हम बोलते हैं के शेप रिकवरी, लिक्विडिटी ड्रिवन, कोविड फैक्टर, वैल्यूएशन गेम, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं आई थिंक उधर ज्यादा कंसोलिडेशन हो गई, छोटे वाले शायद कोविड की वजह से पीछे रह गए। एंड जो एक हमने पोस्ट कोविड एक जो फिनोमिना देखा अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो कंजम्पशन में हो, चाहे वो लिक्विडिटी में हो, कि एक जो स्पेंडिंग है, एक शायद मैं एक बार किसी फोरम में बैठा हुआ था, मैंने कहा शायद एक स्टडी ऐसी करनी चाहिए, या कहीं ना कहीं होगी भी, कि कितना पैसा से करंट जनरेशन ने या लास्ट 5-6 ईयर्स में या कोविड और कोविड के बाद फिक्स्ड एसेट से समथिंग लाइक एफडी, डेट मार्केट वगैरह, इट हैज प्लॉट बैक इनटू समथिंग लाइक इक्विटी। आई थिंक यंगर जनरेशन जो एक आज के दिन जो एक 20 से 30-35 साल तक की जनरेशन है, आई थिंक काफी पैसा अपना प्लॉ बैक कर रही है इक्विटी काइंड ऑफ कल्चर में, and that may be happening throughout the world। I think that is more of a psychological kind of question rather than based on fundamentals।
उसके अलावा अगर हम देखें जो बड़ी कंपनीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे इंडिया में हो, ग्लोब में हो, यूएस में हो, आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड प्रीटी वेल इन लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स, और आई थिंक ये ट्रेंड अभी चलेगा। उसके अलावा जिस तरह के इलेक्शन ईयर है 2024, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, काफी सारे बड़े इलेक्शन इंक्लूडिंग यूएस में जो होने 2024 में, तो आई थिंक दैट momentum will also continue to push say assets like equity markets on a higher scale. सो इन सब तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है जो हम देख रहे हैं कि पिछले, जैसे अभी हम निकाई जापान की बात कर रहे थे, पिछले 18-20 महीने में ऑलमोस्ट 45-50% रिटर्न निकाई ने दिया है। इसी तरह नैस्डैक अगर हम देखें पिछले 12-14 महीने में करीब 35-40% का रिटर्न नैस्डैक ने दिया है, और हमारी मार्केट ने तो बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम एक चाइनीज मार्केट को अगर हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे रख दें, आई थिंक इट इज अ फिनोमिना अक्रॉस द ग्लोब। वेदर दिस फिनोमिना इज लाइकली टू एंड सूनर देन लेटर, मेरे को ऐसा नहीं लगता। आई थिंक ये अभी एक चलेगा ट्रेंड, जो बड़ी कंपनी है काफी अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। सो आई थिंक वन हैज टू स्टे विद द मार्केट, वन स्टिल शुड नॉट वरी कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा टैंक होने वाला है, बहुत सीरियस करेक्शन आने वाली है। आई थिंक शायद वी वुड बी मेकिंग अ मिस्टेक ऑन दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि बीच बीच में करेक्शन आती रहेंगी मार्केट में, दैट करेक्शन मे बी लिटिल शैलो और डीपर, बट मेरे को लगता है कि जो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, मनीष जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे शायद? नहीं क्या मैं सिर्फ बता रहा था क्योंकि आप एक जापान का चार्ट बार बार बता रहे थे कि इन्वेस्टर को जनरली पता होना चाहिए कि बहुत सारा गेन जो है जापान में वो करेंसी का है जी। बेसिकली 100 येन से $1 मिलता था, 100-110 से 5 साल पहले वो 150 हो गया है ना। तो जो अभी 20 का 40,000 का निकाई दिखा रहे हैं आप अपने चार्ट में, वो एक्चुअली डॉलर के अंदर 50% का ही गेन है, 100% का गेन नहीं है। तो देखिए मार्केट में बहुत अलग अलग जादू चलते हैं। करेंसी का जादू जो है, मैं हमेशा आपके शो पे बोलता हूँ कि इसको निकाल के देखना चाहिए, क्योंकि वो करेंसी का जादू जो है वो सिर्फ लोकल इन्वेस्टर के पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो है। अदरवाइज वो बेसिकली जैसे हमारे देश में अगर बहुत ज्यादा करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए तो वो इन्फ्लेशन खा जाती है उस रिटर्न्स को। तो वो देख के करना चाहिए कि जापान में उतना बड़ा जादू नहीं है जितना दिख रहा है। ऑफ कोर्स यूएस का जादू अलग ही है। अब देखिए, अब है ना, यूके में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया है। इंडिया और यूएस एक थोड़े से, ऑफ कोर्स उसको बास्केट केस नहीं बोल सकेंगे, यूएस तो 50% है दुनिया का और इंडिया भी अब सिग्निफिकेंट हो गया है, बट फिर भी छोटा ही है रिलेटिवली। बट इनके अलावा बहुत सारे मार्केट्स के हैं, अगर 5 साल के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं किया है। करेक्ट। और जापानीज इकोनॉमी के, जापान को ये कहा जाता है कि वो करेंसी एक्सपोर्टर है, तो येन कैरी ट्रेड वगैरह आप लोग सुनते ही होंगे, वो सब उसी का जिक्र कर रहे हैं मनीष जी कि बहुत पैसा दुनिया भर में झोंका, उसकी वजह से। जी मनीष जी, एक चीज़, मैं एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था लास्ट वीक, तो उन्होंने एक बड़ी, अभी मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि लार्ज कैप सस्ते हैं, अभी बहुत चले नहीं हैं, मिड कैप महंगे हो गए हैं, लेकिन स्मॉल कैप में तो अभी भी अगर उनकी अर्निंग्स को आप एडजस्ट करें तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसमें कोई तेज़ी नहीं, बावजूद इसके कि बहुत सारे फंड ने लमसम लेना बंद कर दिया स्मॉल कैप में, अब वो केवल SIP पे ही चल रहे हैं। क्या वाकई ये ऐसी तस्वीर बनी कि अर्निंग्स जैसे यूएस में, जैसे इंडिया में भी अर्निंग इतनी बढ़ के आ रही है कि मार्केट के जो वैल्यूएशन के एंगल से लोग देखते हैं वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? तो इंडिया में अगर नीरज देखेंगे तो ये सही बात है कि आई मीन ऑफ कोर्स स्मॉल कैप मिड कैप जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्केट हो गया है। आई थिंक ऑल टाइम हाई है। आई थिंक 2007 में एक बार शायद हुआ था। तो एक्चुअली वेट, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो परसीव्ड वैल्यू है फ्रेंचाइजेस का, वो स्मॉलर फ्रेंचाइज वर्सेस लार्ज फ्रेंचाइज के अंदर हम स्मॉल फ्रेंचाइज को ओवरवेट कर रहे हैं। तो ये दो नैरेटिव्स में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। बात सही है कि 10 साल के मतलब ठंड के बाद में जो छोटी फ्रेंचाइजेस हैं जिन्होंने जीएसटी, डीमॉन और उससे पहले बैंकिंग क्राइसिस की बहुत मार खाई थी, तो और उसके बाद में काफी रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन्स बेहतर है, प्रॉफिट की रिकवरी हुई है, तो उस दृष्टि से देखें तो शायद ये सस्टेनेबल है। लेकिन स्मॉल कैप का खास इशू ये होता है कि उनकी अर्निंग्स को फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत हाई बेटा अर्निंग्स होती हैं। लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता है। ऊपर नीचे भी आप है ना गलत पाओगे अगर किसी की एस्टिमेट को, तो 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है अनलेस कुछ बहुत मैसिव ग्लोबल क्राइसिस हो जाए। स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है। अचानक से आप मतलब हाई एंड ड्राई आपको रियलाइज होगा कि आप किसी कंपनी का बेसिकली आप बहुत अच्छे से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हाई बेटा इंडस्ट्री है, इंटरमीडिएट फर्म्स रहती हैं
दोनों तरफ से, कंज्यूमर और बड़ी कंपनियों की तरफ से, दोनों तरफ से कई बार मार पड़ती है। तो सिक्लिकल स्लोडाउन में स्मॉल कैप मिड कैप बहुत खराब करते हैं। तो इसलिए उसको प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक देखना, खास करके फॉरवर्ड पी देखने से आपको स्मॉल कैप की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड कर सकते आप। तो ब्रॉडली अगर आप मार्केट को देखें तो इंडिया में लार्ज कैप, सही बोल रहे हैं वो फंड मैनेजर से बात हुआ कि वो ठीक ठाक ही रीजनेबल सी वैल्यूएशन है शायद लार्ज कैप में रिलेटिव टू मिड कैप और स्मॉल कैप। बट रिलेटिव टू अगर इमर्जिंग मार्केट देखेंगे तो इंडिया 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन महंगा है, रिलेटिव टू यूएस मोटा मोटी उसी भाव पे है, रिलेटिव टू बॉन्ड अगर देखेंगे तो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन महंगा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेट्स वहीं आ गई हैं जहां हिस्टोरिकली इंडिया में रहती है पिछले 15-20 साल से, लेकिन 15-20% प्राइस फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग जो है वो महंगी है। ओके, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बिल्कुल सही एनालिसिस कि मिड कैप या स्मॉल कैप को खास तौर पे, क्योंकि वो कंपनियां बहुत छोटी छोटी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंट्रिंसिक इश्यूज होते हैं जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको कैसे समझा जाए सुदीप जी? फिर क्या हमारा मार्केट अब यहाँ से आगे चल के $5 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल कर सकता है 1-2 महीने में? ऐसे मेरे मन में आ रहा है सवाल। ये नीरज जी जरूर हासिल कर सकता है, 1-2 महीना में कर सकता है या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल होगा। ये तो मतलब वो फिर आप टेक्निकल के मैं तो टेक्निकल में नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फंडामेंटली बोल रहा नहीं, हूँ। माहौल देखते हुए सर, माहौल जो चल रहा है इस समय, माहौल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपसे करता हूँ, सहमत हूँ। बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में है, आप किसी से भी बात करेंगे सब लोग पूछते हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारा चेंज भी हुआ है ना जो कि पॉजिटिव है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में, कुछ काउंटर्स में जो वैल्यूएशन वो थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, जरूर लग रहा है, मैं भी मानता हूँ। जैसे अगर आप डिफेंस की बात करें, रेलवे स्टॉक की बात करें, अच्छे कंपनीज है, अच्छा ऑर्डर फ्लो है, पर वैल्यूएशन बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना जल्दी ग्राउंड रियलिटी वैल्यूएशन के साथ कैचअप नहीं कर पाएगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कंट्रोवर्सी भी है, पर लार्ज कैप में एक्चुअली उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला जितना कि मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला है। सो बहुत सारे लार्ज कैप शेयर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने की संभावना है, और ये लार्ज कैप ही आपको इंडेक्स को मूव करता है, तो और मार्केट कैपिटलाइजेशन को मूव करता है, तो जरूर पॉसिबल है मार्केट कैपिटलाइजेशन एक एलिवेटेड लेवल में पहुंचने का। इलेक्शन सामने आ रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि कंटिन्यूटी रहेगा, और अगर ऐसा ही होता है तो प्री इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, पोस्ट इलेक्शन जबरदस्त रैली भी देखने को मिल सकता है। इलेक्शन के आउटकम पे भी लोगों ने डिस्काउंटिंग पूरी कर ली अभी कि थोड़ा बहुत बाकी है सर? मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाकी है। शायद लोग जानते हैं कि सरकार वापस आएगा, पर जब वो रियलिटी बन जाता है ना, तो और एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ह्यूमन नेचर है, आपको मालूम है कुछ होने वाला है अच्छा, पर जब वो एक्चुअली हो जाता है तो आपका मूड और भी इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो शायद मार्केट में भी ऐसा हो सकता है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा कि ये सबके साथ इंटरेस्ट रेट, देखिए एक बहुत हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट अभी भी इंडियन इकोनॉमी में बंधा हुआ है, और शायद एमपीसी के मिनट्स का चर्चा आपने देखे होंगे, तो एक व्यू वहां पे जरूर जबरदस्त आया, और वो बहुत मतलब उस पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप प्री कोविड लेवल से आज तक का जीडीपी ग्रोथ देखें तो सीएजीआर अगर देखें वो करीबन 4% के पास है, तो जीडीपी इफेक्टिवली इज ग्रोइंग 4%, और आज इन्फ्लेशन 4 के ऊपर है, और इंटरेस्ट रेट्स कहां पे है? इंटरेस्ट रेट 7% पे है 10 ईयर। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी घटाने की जरूरत महसूस करेगा आरबीआई, मुझे ये लगता है। ऑफ कोर्स यूएस इंटरेस्ट रेट कब कम होता है उसके साथ लिंक है, क्योंकि करेंसी अदरवाइज वीक हो जाएगा, तो बहुत सारा फैक्टर आरबीआई को कंसीडर करना पड़ेगा, पर इकोनॉमी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटाने की शायद जरूरत बहुत जल्द आ जाएगी। और ये आप देखिए मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कि बहुत सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स अभी भी दबाव में है। इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो वहां पे एक मोमेंटम आएगा। रूरल कंजम्पशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, लोअर इनकम सेगमेंट में कंजम्पशन जबरदस्त नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ शायद वहां पे एक मोमेंटम वापस आएगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर ले जाने में सहायता करेगा। बट ऐसा भी लगता नहीं सर कि जून जुलाई से पहले कुछ सोचेंगे भी आरबीआई वाले, और इवन एफएमसी वाले तो मतलब खुल के बोल रहे, फिर भी कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है।
बढ़ाए रहो रेट, आप क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी अर्निंग यूएस में देखने को मिली। जसप्रीत सर, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये जो पूरा अपना इंडियन मार्केट का बास्केट मान लीजिए, उसमें लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं, ये एकदम फैक्ट है, किसी को कंट्रोवर्सी लगे, बुरा लगे, नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे हैं यार, कुछ भी कर लो आप, कितना भी अच्छा रिजल्ट भी दे लें, तब भी उसमें मोमेंटम नहीं आता है। फंड मैनेजर के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसको तो पैसा ही उसमें आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में, वही खरीदारी कर रहा है। तो ये जो, और एफआई आ ही नहीं रहा है, एफआई खरीद नहीं रहा है, वो आएगा तभी लार्ज कैप चलेंगे, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं, कैसे फंड डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना पैसा आप? तो सर मतलब हमने वो गिव अप कर दिया उस सोच पे, राइट, कि लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही बिकॉज ये सर आप कुछ नहीं तो 6-8 महीने से, इंक्लूडिंग अस, राइट, फंड मैनेजर्स यही बात बोल रहे हैं, लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही अपसाइड है, मिड एंड स्मॉल कैप में खतरा है, राइट, बट ऑल ऑफ अस हैव गॉट प्रूवन रॉन्ग, राइट, दैट्स अ फैक्ट। तो मैंने वही एस्टिमेट लगाया था कि 2024 के अगर आप कंसेंसस ट्रेड ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा ट्रेड आज भी यही है, नंबर 1 ट्रेड, go for large cap, avoid mid and small cap, और be cautious on mid and small cap, right? Number 2 could be कि BFSI में ही बहुत वैल्यू है, अपसाइड है, बारिंग BFSI में भी सिलेक्ट IT एंड बाकी कुछ सेक्टर्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो आई थिंक जितना ज्यादा कंसेंसस बन जाता है ट्रेड, आई मतलब माय लर्निंग, माय एक्सपीरियंस सजेस्ट, उतना रियलिटी इज डिफरेंट उससे जो निकल के आती है। तो हम लोग अभी we have smartly positioning ourselves कि mid and small cap में we are between 40 to 50% exposed versus maybe 25, 30, 35, 40% जो हम पहले थे, because at the end of the day that is where the flow is, वहीं पे सारा flow आ रहा है, वहीं पे सारी ग्रोथ आ रही है, राइट, वहीं सारी एक्साइटमेंट है। एंड अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो दे आर इन अ डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग उनका जो मार्केट शेयर है, चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्लोबली हो, चाहे मार्जिन ट्रैक्शन हो, वो अलग डायरेक्शन में, और ये 2-4 साल की बात नहीं, वो 5 से 10 साल का विजन लेके बात कर रहे हैं, विच इज सरप्राइजिंगली नॉट as clearer or as starking in a large cap. मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो it's not necessarily I'm taking as an average. So I would suggest कि our sense is small cap and mid cap outperformance is here to stay. अभी वो पिछले एक साल में जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है कि जहां पे निफ्टी ने 26% ग्रो किया है, मिड कैप ने 60% प्लस किया है, स्मॉल कैप ने 70% प्लस किया है ऑन इंडेक्स लेवल, द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस, उतना बड़ा अल्फा नहीं रहेगा, राइट, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा अल्फा हो गया है, राइट, लास्ट 1 ईयर हैज बीन एन एक्सेप्शनली ईयर, बट अल्फा जरूर रहेगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप का, एंड आवर सेंसेस उधर पैसे मतलब उसमें पोजीशन बनाए रखना चाहिए, इंक्रीमेंटली थोड़ा वन कैन बी कॉशियस, बट नो रीजन हम उसमें बेच के डर के बाहर आ जाए। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन